नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पाकिस्तान का निज़ाम और पाकिस्तान खुद स्टक है और मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, और निज़ाम जो कायम किया गया था रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके अब तक, और ख़ास तौर पे 8 फरवरी 2024 के बाद जो एक जाली निज़ाम कायम किया गया, अब तमाम के तमाम इदारे, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स अंदरूने खाना इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद नजर आते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल रहा, पाकिस्तान नहीं चल रहा, और पाकिस्तान ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल स्टक है, और मरियम एंड शहबाज कंपनी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं, और ये किसी किस्म का भी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये दूध पीने वाले मजनू हैं, और ये दूध पी रहे हैं और हम इनको दूध पिला रहे हैं। और ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो रियासत है वो उसकी बात कर रहा हूँ, मैं फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा। फर्द वाहिद की सोच कब तब्दील होगी, मेरा ख्याल है कि उनको बताने की और एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है शरीफाना तरीके से। तो लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद नजर आते हैं कि ये जो इलेक्शन चोरी के बाद फरवरी विजन 2024 फरवरी 24 का इलेक्शन चोरी करने के बाद जो निज़ाम कायम किया गया, वो निज़ाम इस वक्त अपनी मौत आप मर चुका है, और इसमें कोई सकत नहीं है और कोई कुछ इसमें जान नहीं है। और इसके साथ हम जितनी देर चिमटे रहेंगे और इसको जितना ज्यादा सहारा दिया जाएगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा, और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ये एक कलेक्टिव अप्रोच है, कलेक्टिव विजडम है, इज्तिमाई शऊर है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है कि फिल वक्त आपको ये बातें शायद कहें कि जनाब ये बातें दुरुस्त नहीं, और आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाएगा और कुछ चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एक है फर्द वाहिद फील्ड मार्शल, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल सोच, इज्तिमाई सोच। तो इज्तिमाई सोच जो है, ये विजन था जनाब फील्ड मार्शल का, और वो इस विजन को लेके आगे चलना चाह रहे थे, और तमाम इदारे उनके साथ खड़े थे, और कंधे से कंधा और टखने से टखना मिला के उनके साथ खड़े थे, डट कर खड़े थे, और जो वो कहते थे वो कर देते थे। और इस दौरान बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर फिस्तायत बर्पा की गई। वो सारी सूरत हाल आपके सामने है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब एक और उस्ताद आन पड़ी है, और वो ये है कि अब तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो तंग आ चुके हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स तंग आ चुके हैं कि आखिर कब तक ये फिस्तायत इसी तरह बर्पा होती रहेगी। और दूसरा ये कि मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, यानी कि आले शरीफिया जो है वो इख्तदार के मजे मुसलसल लूट रहे हैं, माल बनाओ मुहिम पे लगे हुए हैं, और हर तरह का एंजॉयमेंट उनकी चल रही है। लेकिन वो मिलिट्री लीडरशिप का और एस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं, और जो उनसे तवक्को की जा रही थी कि उनको भरपूर तरीके से एक विकेट दे दी गई है, और अंपायर भी उनका, और फील्डर भी उनके, और तमाशाई भी उनके, और मुखालिफ टीम भी हाथ पैर बांध के उनके फेंक दिए गए हैं उनके सामने। लेकिन इसके बावजूद ये आले शरीफिया जो है, जिसको नून लीग कहते हैं, आले शरीफिया जो है वो नाकाम रही है, और वो किसी किस्म का भी एक पॉलिटिकल बयानिया बनाने में नाकाम रही, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप का दिफा करने में नाकाम रही, दानिस्ता या नादानिस्ता। बल्कि उन्होंने खास तौर पे जब जब मौका मिला, उनके और उनके तरफदारों ने ऐसा बयानिया बनाया और ऐसा बयानिया घड़ा और ऐसी खबरें दी जिसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा और पाकिस्तान की फौजी क़यादत को पहुंचा, और उससे खास तौर पे
नोटिफिकेशन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद मामला बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ गए। और अभी भी इस वक्त जो दो ग्रुप्स मुतहारिब ग्रुप्स जाहिर किए जा रहे हैं वो शहजाद अकबर ने ये खबरें नहीं दी और शहबाज गिल ने नहीं दी, इमरान रियाज ने नहीं दी, साबिर शाकिर ने नहीं दी और किसी भी बाहर बैठे जर्नलिस्ट ने ये खबरें नहीं दी। बल्कि ये खबरें कहाँ से जनरेट हुई? वहां से जनरेट हुई जो तरफदार थे जाती उमरा के और जो तरफदार थे मरीम साहिबा के और जो तरफदार थे या माउथ पीस थे एस्टेब्लिशमेंट के। उन दानिश्वरों ने, उन सहाफियों ने, उन एंकर पर्सन ने ऐसी ऐसी खबरें दी कि ऐसे लगा कि जैसे GHQ में घुमसान का रन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, गिरेबान पकड़े हुए हैं और कौन बनेगा DGI, कौन बनेगा CDF, कौन बनेगा डिप्टी आर्मी चीफ, कौन बनेगा स्पेशल कमांडर। और इस तरीके से वो वहां पे ऐसा लगा। और ये खबरें कौन दे रहा था? जो इनके माउथ पीस हैं वो दे रहे थे और उनके माउथ पीस और उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन ये सारे का सारा मलबा किस पे गिराया जाता है? ये मलबा गिराया जाता है बैरून मुल्क बैठे उन दोस्तों पे, उन सहाफियों पे जो कि अज खुद इस फिस्ताई निज़ाम के सताए हुए हैं और झूठे बेबुनियाद मुकदमात का सामना कर रहे हैं, फिस्तायत का शिकार हैं। और उन पे जो बैरून मुल्क बैठे हैं उन पे और जो भी हल्की सी तनकीद करते हैं उन वो सारे के सारे ऑफ एयर करार दिए गए, तमाम के तमाम मीडिया बंद कर दिया गया। और लेकिन जो जाती उमरा से जुड़े हुए हैं वो हर रोज एक नया बयानिया और एक नए धमकी अमेज बयान के साथ, धमकी अमेज प्रोग्राम के साथ आते हैं और मिलिट्री लीडरशिप के कपड़े उतारते हैं, उनको नंगा करते हैं और उनको रुस्वा करते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता। और हम ये नहीं कह रहे कि उनको कुछ कहना चाहिए, उनका हक है ये वो रिपोर्टिंग करें, लेकिन उनका मलबा ऐसा नहीं हो सकता कि बैरून मुल्क बैठे या बाकी जो अंदरूनी मुल्क हैं जो आपकी बात नहीं सुन रहे और जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, उन एंकर पर्सन पे डाल दिया जाए और उनको ऑफ एयर कर दिया जाए। सोहराब बरकत को गिरफ्तार कर लिया जाए, आगा सरवर को गिरफ्तार कर लिया जाए, राय गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया जाए और बेशुमार सहाफियों को आप ऑफ एयर कर दें। तो इसलिए ये जो सारी खेल है ये अल्टीमेटली जो इस वक्त चल रहा है ये चल रहा है जनाब। अगर आप देखें कि इतना नुकसान इमरान खान, PTI ने और मुत्तहिदा अपोजिशन ने नहीं पहुंचाया मिलिट्री लीडरशिप को और एस्टेब्लिशमेंट को, जितना नुकसान इस वक्त भी जाती उमरा, आले शरीफिया इनडायरेक्टली खामोशी से बारीक वारदातें करके पहुंचा रहे हैं। इनसे छुटकारा तो हासिल करना है, ये मैं आपको बता दूं तो मेरा ख्याल है कि अगले 4 महीनों के अंदर यानी कि 30 अप्रैल तक मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त सियासी मंजरनामा आपको नजर आ रहा है ये सियासी मंजरनामा आप 30 अप्रैल को देख सकेंगे। ये मुझे आपको 120 दिन बता रहा हूं, 120 दिन 125 दिन बनते हैं, तो 120 दिन 125 दिन में ये सारा सिनेरियो जो है वो मुझे एज इट इज लगता नहीं है कि इसी तरह रहेगा। और उस पर डिपेंड करता है, जाहिर है पॉलिटिक्स है और मैन टू मैन, केस टू केस, और इसमें बिहेवियर बहुत ज्यादा होते हैं जी, उनका बड़ा अमल दखल है बिहेवियर्स का कि कौन किस तरीके से बिहेव करता है और कौन कैसे खेलता है। तो ये अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये सोच पुख्ता हो चुकी है और उस पुख्ता सोच के नतीजे में अब कुछ करना चाहते हैं। कुछ, मैं ये नहीं कहता कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जरा थोड़ा सा गुंजला सा है, जो नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल सा है, ट्रिकी सा है। तो लेकिन एक चीज, एक नुक्ता जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ये सारे का सारा निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये अपनी मौत आप मर चुका है। जो हाइब्रिड प्लस निज़ाम था और आले शरीफिया को बिसाखियां देने का जो प्लान था, जो प्रोग्राम था, वो फ्लॉप हो चुका है और आले शरीफिया, नून लीग, शरीफ साहब,
نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, یہ ان پہ یہ لگا دیا گیا ہے. اور اب ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے, یہ اصل سوال ہے. کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا پنجاب میں بے شمار, کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ہمیں مرکز ملے نہ ملے پنجاب ضرور ملنا چاہیے اور مریم صاحبہ کو ملنا چاہیے, وہ دے دیا گیا. لیکن پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ کل ہی ماورائے عدالت اتنے قتل ہو رہے ہیں, وہ ایک محکمہ CCD بنایا ہوا ہے اور اب وہ ہائی کورٹس تک معاملات پہنچ گئے ہیں. ایک ہی خاندان کے 5 لوگ مار دیے گئے, 3 بھائی, ایک داماد, ایک بیٹا اڑا دیے گئے. اور یہ ایک اس کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہے کہ سینکڑوں قتل کر دیے گئے ماورائے عدالت, اور اتنے قتل کیے گئے پنجاب میں, اتنے ان مبینہ متنازع پولیس مقابلوں میں قتل ہو چکے ہیں, CCD کر چکی ہے کہ آپ اتنی اموات جو ہیں وہ بلوچستان میں نہیں ہوئی, جو دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے, جہاں پہ وہ ہے بغاوت کا سامنا ہے, جہاں پہ ملیٹنسی ہے, وہاں پہ اتنے قتل نہیں ہوئے. اور خیبر پختونخوا میں جو آپریشن چل رہے ہیں, فوجی آپریشن چل رہے ہیں, ان میں اتنے قتل, دونوں صوبوں کو ملا کے اتنے قتل نہیں ہوئے جتنے قتل پنجاب میں ہو چکے ہیں CCD کے امبریلا کے نیچے. اور اب معاملات ہائی کورٹس تک پہنچ چکے ہیں. دوسرا, ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے کہ پنجاب میں کرپشن جو ہے وہ عروج پہ ہے, اور اس میں ایک انہوں نے آرڈیننس بنایا جائیدادوں سے بے دخل کرنے کا, کہ ایک ریونیو آفیسر یعنی کہ تحصیلدار, اسسٹنٹ کمشنر, یہ جو ہے وہ جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہے. اب وہ لاہور ہائی کورٹ نے, چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کو سیٹ اسائڈ اس کو کر دیا, اس کو سسپینڈ کر دیا کہ یہ نہیں, اور بڑا سخت آرڈر لکھوایا ہے. اور اس پہ یہ ایک گورنمنٹ کا ایک آیا تھا وہ آرڈیننس سے متعلق یہ قانون تھا, اس کو بدل دیا گیا. اب اس پہ ایک فیصلہ آ گیا, اور یہ فیصلہ وہی عدالتیں دے رہی ہیں جن کے اتنے اپنے جج ہیں, وہ دے رہے ہیں, اور ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا. تو انہوں نے اس قانون کو معطل کر دیا, اس آرڈیننس کو, اور اس کی تکلیف یہ پہنچی مریم صاحبہ کو, CM صاحبہ کو, جعلی فارم 47, وہ باقاعدہ طور پہ سامنے آ گئیں کھل کے, اور انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا, دھمکانا شروع کر دیا. اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم, ان کو پہلے مریم صاحبہ نے سخت سٹیٹمنٹ دیا, اور جب سخت سٹیٹمنٹ دیا اور لاہور ہائی کورٹ کو ہی پڑ گئیں کہ جناب یہ کام ہمارا ہے, ہم نے امور مملکت کیسے چلانا ہے, بادشاہی نظام ہم نے کیسے چلانا ہے, قانون میرے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اور مریم نواز نے کہا کہ جی یہ بالکل سخت غلط کیا گیا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ درست نہیں ہے, ہمارا کام ہے آئین بنانا, ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا, ہمارا کام ہے حکومت کرنا, آپ کا کام یہ نہیں ہے. مریم نواز کو بیک فٹ پر جانا ہوگا, ملک ضد اور انا سے نہیں چلتا. یہ وہ وقت نہیں جب خلیل فاختہ اڑایا کرتا تھا, کسی جاہل نے ان کو پراپرٹی اونرشپ قانون کا مسودہ بنا کر دیا اور یہ چیخ رہے ہیں. آسن بھون نے یہ مریم نواز کو جواب دیا. محسن بیگ صاحب جو کہ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کا برا حال ہے, اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا ہے, اور اب ان کو چوری بھی اٹھا کے کھلائی جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر خزانہ اورنگزیب کو پھانسی لگا دی جائے. یہ وہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, اور یہ ناکام وزیر خزانہ ہے, اور آپ کی 130 میجر انڈسٹری بند ہو گئی ہیں, ساری ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور جو ان کی شام والی عادتیں ہیں, جو یہ مشروب پیتے ہیں, بھائی آپ سرکاری ٹائم پہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ جناب اس طرح سے اب آ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے احسن بھون نے کہ جناب جو انہوں نے حرکت کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف, انہیں معافی مانگنا پڑے گی اور انہیں معافی مانگنا چاہیے. یہ یہاں تک ہو رہا ہے. دوسری جانب جو بات ہے اگلی, ان حالات کی وجہ سے اب 8 فروری کو
8 फरवरी की तैयारियां की जा रही हैं। 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये जो है पहिया जाम करने की बात करके पीटीआई हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। तो सवाल ये होता है जी कि ये पहिया जाम जो है ये पीटीआई ने तो नहीं करना, ये तो पाकिस्तान के अवाम करेंगे, ताजर करेंगे, ट्रांसपोर्टर करेंगे, शटर डाउन वो करेंगे, आम आदमी करेगा ना। तो पीटीआई ने कॉल देनी है और अगर पीटीआई की कॉल पे वो सारे का सारा पहिया जाम हो जाता है, ट्रांसपोर्ट मफलूज हो जाती है और शटर डाउन हो जाता है, कारोबारी मराकज़ बंद रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके हाथ पांव अभी से फूलना शुरू हो गए हैं और आपको खतरा है कि ये कामयाब हो जाएगी और कामयाब होगी तो उसके बाद रही सही कसर भी आपकी पूरी हो जाएगी। इसलिए 8 फरवरी तक वो कहते हैं कि कोई मिल नहीं सकता इमरान खान से और ये वफाकी वजीर फरमान जारी कर रहे हैं कि 8 फरवरी तक जी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होगी। इमरान खान साहब को मनाने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं और कुछ कमेटियां खुद बनवा दी गई हैं और कुछ राब्ता किया गया कोट लखपत जेल के असीरान से जो कि तवील अरसे से कैद हैं नाहक बेगुना, और उनसे राब्ता किया गया। अब ये मामला जो है हुआ क्यों है? हुआ ये है कि जब आप इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी आपने और दरवाजे बंद कर दिए और जितने भी लोग थे पीटीआई के जो चाहते थे कि डायलॉग हो, आपने उनको भी सजाएं दिलवा दी। सबको 9 मई के अंदर आपने बुक कर दिया और आले शरीफिया की ख्वाहिश पे और उनकी हिदायत पे, उनके हुक्म पे आपने तमाम रहनुमाओं को सजाएं दिलवा दी। पहले आपने 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई, फिर उनको सादा अक्सरियत सिर्फ आले शरीफिया को चाहिए थी, फिर आपने वो दिलवा दी। तो ये सारा कुछ आप करते जा रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिला? आपको मिली बदनामी, आपको मिली रुसवाइयां, आपको मिली जलालत, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला। और